स्टूडेंट्स, स्टडी विद अर्चना शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। हम संविधान का अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। संविधान के अध्ययन में हमने देखा कि भारत के राज्य क्षेत्र और संघ का निर्माण किस तरह से होता है। तो बात आई कि 1947 से लेके अब तक के भारत में क्या क्या राज्य नए मिले, ठीक है, कौन कौन से राज्य नए मिले, किस तरह से उस समय की रियासतें भारत में मिली, उन सब का अध्ययन आज के वीडियो में हम करेंगे। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के पास 3 तरह के क्षेत्र थे। पहला, ब्रिटिश भारत। ये ब्रिटिश भारत जो था ये गवर्नर जनरल के अधीन हुआ करता था और वास्तविक रूप से ब्रिटिश सरकार यही शासन करती थी। दूसरा था देशी राज्य, ठीक है। ये देशी राज्य देखो ब्रिटिश भारत के हिस्से में तो नहीं थे, है ना। ये ब्रिटिश भारत के गवर्नर के प्रॉपर अधीन नहीं थे, लेकिन ये ब्रिटिश क्राउन के अधीनस्थ थे। गवर्नर का इनमें हस्तक्षेप रहता था। पूर्णतया वैधानिक रूप से ये भाग नहीं थे ब्रिटिश उपनिवेश में, लेकिन ब्रिटिश क्राउन के पूर्णतः ये अधीनस्थ थे। तीसरा क्षेत्र जो है ये उस समय के फ्रांस और पुर्तगाल के उपनिवेश थे, ठीक है ना। फ्रांस और पुर्तगाल के उपनिवेश थे। इनको भी तो हमने भारत में मिलाया था ना। कौन कौन से? पौंडीचेरी और गोवा, इनको भारत में मिलाया था अपन ने। चलिए, पुर्तगाल के उपनिवेश थे। ये 3 तरह के क्षेत्र थे। तो ब्रिटिश भारत तो हमें प्राप्त हुआ ही था बंटवारे के बाद में, है ना। फ्रांस और पुर्तगाल के उपनिवेशों को भी हमने भारत में मिला लिया था। नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे और राज्यों का गठन वगैरह भी नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। आज हम बात करते हैं देशी राज्यों की, भारत में रियासतों के एकीकरण की। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ था वो हुआ था स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, ठीक है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ये घोषणा की गई थी। ये जो अधिनियम है, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप पिछले वीडियोस देख लीजिए। प्लेलिस्ट में संवैधानिक विकास पर सभी अधिनियम क्लियर किए गए हैं। 1947 का अधिनियम भी उसमें बताया गया है, ठीक है, संवैधानिक विकास में। तो अधिनियम 1947 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, है ना। अधिनियम 1947 से दो देश सामने आए। पहला हमारा भारत, दूसरा हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। बड़ा ही तीखा पड़ोसी है, कसैला पड़ोसी है पाकिस्तान, ठीक है। ये 2 देश, भारत देश दुनिया के नक्शे पर इस अधिनियम के द्वारा सामने आए, है ना। अब बात आती है रियासतों की, जो ना भारत में थी ना पाकिस्तान में थी। अंग्रेजों ने चालाकी की और रियासतों को कहा कि आपका भविष्य हम आपके ही हाथों में देते हैं, आप स्वयं डिसीजन लीजिए। या तो आप भारत में शामिल हो जाइए या पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या आप स्वयं स्वतंत्र रूप से अपना राज्य चलाइए। आप सोच के देखो, अगर 600 के करीब रियासतें थी उस समय, ठीक है, छोटी मोटी, वो सभी अगर स्वतंत्र रहकर कार्य करती तो क्या आज का अखंड भारत हमारे सामने होता? छोटे छोटे कई देश होते। हालत ये होती कि जयपुर में रहने वाले जोधपुर के लिए वीजा लेके आते, वीजा बनवाना पड़ता। तो क्या होता? अखंड भारत का सपना सच होता? नहीं होता। इसीलिए हमने रियासतों के एकीकरण के लिए खूब प्रयास किए। उस समय की जो अंतरिम सरकार थी उन्होंने 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया, ठीक है। उद्देश्य आपको क्लियर है, रियासतों को एकीकरण करना है, तो रियासती विभाग का गठन किया। इस रियासती विभाग के अध्यक्ष बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। दरअसल जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, ठीक वैसे ही वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण करा था, इसलिए उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, लौह पुरुष भी कहा जाता है। सच में वो सच्चे देशभक्त इंसान थे जिन्होंने हमें अखंड भारत दिया, और लौह पुरुष थे क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती थी रियासतों को भारत में मिलाना। हर राजा की मानसिक स्थिति अलग है,
हर रियासत की भौगोलिक स्थिति अलग है और किसी भी तरीके से उसे भारत में मिलाना, और लगभग वो अपने प्रयास में पूर्ण सफल भी हुए। अखंड भारत हमारे सामने है। तो रियासती विभाग के अध्यक्ष हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके सलाहकार नियुक्त हुए वीपी मेनन। ये जो वीपी मेनन है ये आईसीएस अधिकारी थे, जो अभी आईएएस होता है ना वही। माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार थे, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन के। ये संवैधानिक विकास में 1947 के अधिनियम में मैं क्लियर कर चुकी हूँ सब। आप प्लेलिस्ट में जाइए, संवैधानिक विकास में सभी अधिनियम आराम से उसमें पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत क्लियर और विस्तृत रूप से सब कुछ समझाया हुआ है, ठीक है। तो माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार थे वीपी मेनन। ये उस समय के रियासतों की बहुत अच्छी जानकारी रखते थे और उसका फायदा हमारे को हुआ भी, ठीक है। तो इन दोनों की जोड़ी ने रियासतों के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब जब रियासती विभाग गठन हो गया उसके बाद में नरेंद्र मंडल का अधिवेशन बुलाया गया। नरेंद्र मंडल राजाओं की सभा थी। तो माउंटबेटन ने 25 जुलाई 1947 को, ध्यान से देखिए, स्वतंत्रता मिलने से पहले ही कार्य शुरू हो चुका है। 5 जुलाई को रियासती विभाग, क्योंकि अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है ना स्वतंत्रता मिलने के बाद, ठीक है, घोषणा हुई थी ना 1947 के अधिनियम में। उसके बाद में तो और 25 जुलाई को नरेंद्र मंडल का अधिवेशन दिल्ली में बुलाया गया। माउंटबेटन ने 2 तरह के प्रपत्र की बात की राजाओं के सामने। पहला, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन, ये एक तरह से मिलाप पत्र था, विलय पत्र। इस पर हस्ताक्षर करने से वो रियासत भारत में शामिल हो जाती है, ठीक है। और दूसरा प्रपत्र था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ये यथास्थिति की बात करता था कि आप नहीं शामिल हो रहे हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो ये प्रपत्र उनके लिए था। पर असलियत में माउंटबेटन, नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल सभी ने राजाओं को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की कि अब राजा महाराजाओं का काल चला गया है, अब आम से खास बनने की बारी आ गई है। अगर आप स्वतंत्र भी रहेंगे तो बहुत समय तक तो राजा महाराजाओं का काल चलने वाला नहीं है, है ना। साथ ही उन्हें कई तरह के लाभ, कई तरह की चीजें गिनाई गई, उनके फायदे गिनाए गए जिससे वो भारत में शामिल हो जाए। उनमें से एक था प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स एक तरह का भुगतान है ना। जो भी रॉयल फैमिली है जो भारत में मिलती है उनको ये दिया जाता था, ठीक है। तो साम दाम दंड भेद अपनाकर सभी रियासतों को भारत में मिलाने की कोशिश की और इसमें वल्लभ भाई पटेल सक्सेस भी हुए। 562 के करीब रियासतें भारत में मिला ली गई। हालांकि परेशानियां आई, भोपाल, जोधपुर ऐसी रियासतों में कुछ कूटनीतियां की गई, पर ये मिला ली गई स्वतंत्रता के समय तक। परंतु 3 रियासतें बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर रही थी और वो भारत में मिलाना बहुत ही बड़ी मुश्किल की बात थी, और वो हमारे लौह पुरुष ने सच में वो मुश्किल पार की और एकीकरण कराया। तो हम इन 3 विवादास्पद जो विलय की स्थिति पैदा हुई थी उनकी बात करेंगे, तीनों रियासतों के बारे में पता करेंगे कि किस तरह, और बहुत रोचक चीजें हैं इनके साथ, एक कहानी की तरह लगेगा ये, है ना, कि किस तरह से ये भारत में शामिल हुई। पहले देखते हैं कि भारत में किस किस जगह थी। देखिए, जम्मू और कश्मीर जो थी ये भारत के मुकुट पे थी, सर पर। जूनागढ़ दरअसल गुजरात का दक्षिण पश्चिम में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। हैदराबाद यहाँ, ठीक है, बीच में। अब देखिए इनकी स्थिति देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई ना, अपने आप के भारत में शामिल होनी चाहिए। ये है जम्मू कश्मीर, ये है जूनागढ़ और ये है हैदराबाद। सबसे पहले बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर नक्शे में बिल्कुल भारत के मुकुट की तरह लगता है ना, और भारत ये मुकुट पहनना भी चाहता था, पर ये मुकुट पहनना सच में बहुत बड़ा सिरदर्द साबित हुआ, बहुत मुश्किलें आई, काफी दर्द झेलना पड़ा और अंत में हमने ये मुकुट पहन ही लिया। हालांकि इस मुकुट के सरदर्द के साइड इफेक्ट हम अभी तक झेल रहे थे, अब वो भी दवा मिल गई है, वो साइड इफेक्ट भी हट गए हैं, घोषणा हो गई है 2019 की, अभी बताएंगे आपको। पहले हम विलय की स्थिति पे चलते हैं वापस। चलिए, जम्मू कश्मीर में उस समय राजा थे हरि सिंह, जनता थी बहुसंख्यक मुस्लिम, ठीक है। अब देखिए हरि सिंह जी की विशेष बात
कि हरि सिंह जी को अपनी राज सत्ता से बड़ा प्यार था। राजसी ठाट बाट उन्हें नहीं छोड़नी, अपनी पावर उनको नहीं छोड़नी। उन्होंने मौन की स्थिति धारण कर ली, ना पाकिस्तान को यस कहा ना भारत को यस कहा, और उनके मन में स्वतंत्र रहने की इच्छा थी, है ना, राजसी ठाट बाट बनाए रखने की इच्छा थी। चलिए 22 अक्टूबर तक यही स्थिति बनी रही। 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच पाकिस्तान, जो कि आदत से मजबूर है, उसने वही किया, कबीलाई लोगों को घुसपैठ करा दी। वो वहां के लोकल लोग होते हैं कश्मीर के। देखो ये आप स्थिति समझो, पहले इधर पाकिस्तान है, ठीक है, तो यहाँ तक भी उनके लोग तो है ही ना। तो पाकिस्तान ने अपनी सेना के लोग, कुछ कबीलाई लोग, और उनको अपने हथियार दिए, अपनी सुविधाएं दी, और उनको कबीलाई लोगों को घुसपैठ करा दी कश्मीर के अंदर। 22 से 24 अक्टूबर तक कश्मीर के अंदर ये लोग काफी आगे तक आ गए। अब हरि सिंह जी को होने लगी चिंता, अगर ऐसा ही रहा तो जो उनकी इच्छा थी ना स्वतंत्र राज्य की, वो तो खत्म हो जाएगी, और पाकिस्तान उन्हें कोई विशेष रियायत दिए बिना ही हड़प लेगा, है ना। तो उन्होंने दिल्ली में अपने प्रतिनिधि को भेजा और मदद की मांग की। अब नेहरू जी ने कहा हम मदद करेंगे, पर आप भारत में विलय हो जाइए। हरि सिंह जी ने कुछ विशेष बातों को मनवाते हुए अपनी संचार, रक्षा और विदेश जैसे अधिकार क्षेत्र भारत को देते हुए 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही विलय पत्र पे हस्ताक्षर हुए, भारतीय सेनाएं कश्मीर गई और वहां से इन घुसपैठियों को भगाने लगी, खदेड़ने लगी, और बहुत अच्छा चल रहा था। पाकिस्तानी सेना के रूप में जो कबीलाई जनता थी, उनको खदेड़ा जा रहा था। कश्मीर को काफी हद तक स्वतंत्र कर दिया गया था, और अगर सच मानिए वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होती ना यूएनओ में जाने की, तो शायद हमारी सेना बहुत आगे पहुंच चुकी होती, शायद लाहौर भी हमारे पास होता। खैर वो कोई बात नहीं, वो तो पाकिस्तानियों का है। इस बीच जब हमारी सेना उन्हें खदेड़ रही थी, नेहरू जी ये मुद्दा लेकर पहुंच गए यूएनओ में, है ना। यूएनओ ने देखा कि कश्मीर का एरिया पूरी तरीके से ना पाकिस्तान के पास आया है ना भारत के पास है, विवादास्पद स्थल हो चुका है। तो उन्होंने सीज फायर की बात कर दी, स्टे लगा दिया, सेना को कहा आप जहां है वहीं रुक जाइए, मत बढ़िए, वापस चले जाइए और वहां जनमत संग्रह होगा। हुआ क्या, युद्ध रुक गया, सेना वहीं रुक गई, पर सेनाएं वापस नहीं गई, है ना, और ना जनमत संग्रह हुआ। इसके आगे बात करेंगे, पहले उस समय की बात कर लेते हैं। 26 अक्टूबर को विलय पत्र पे हस्ताक्षर हो गए, भारतीय सेनाओं ने कश्मीर में आके उन्हें खदेड़ दिया, ठीक है। और 1952 में उसके बाद में दिल्ली समझौता हुआ, और 1952 के दिल्ली समझौते में ये क्लियर किया गया कि कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। विशेष राज्य में क्या क्या था, अलग संविधान, अलग झंडा, दोहरी नागरिकता, और भी बहुत कुछ, ठीक है। तो ये क्लियर होने के बाद में 1954 में जो कश्मीर की संविधान सभा थी, उसने इस विलय को अनुमोदन कर दिया। अब वहां देखिए, वहां की स्थिति में क्या हुआ, कश्मीर भारत में मिल तो गया, पर क्या वो औरों के समान था, वो अभी भी अलग थलग था, क्योंकि उसे जो विशेष दर्जे दिए गए थे वो हमें उससे अलग करते हैं। दोहरी नागरिकता का प्रावधान वहां था। सिरदर्द का साइड इफेक्ट कई सालों तक हमने झेला, और अंत में इस सिरदर्द से हमें निजात मिली, और सच में ये मुकुट की तरह हमारे सर पे शोभायमान हुआ 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के संवैधानिक आदेश के द्वारा विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया गया, ठीक है। और इस विशेष राज्य को दर्जे को खत्म कर दिया गया, और अब तो काफी चेंजेस हो गए, है ना। चलिए, इस तरह से जम्मू कश्मीर भारत में विलय हो गया और हमें समझ में आ गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीर पे तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, है ना। चलिए, अब हम बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये पीओके क्या होता है, तो वो भी इसी समय की घटना से संबंधित है, इसलिए इसके साथ ही उसको क्लियर कर देते हैं। पीओके दरअसल जब 24 अक्टूबर 1947 से 24 अक्टूबर 1947 में
घुसपैठिए कश्मीर में आ गए थे और यूएनओ में मुद्दा चला गया था। अभी हमने बात की कि यूएनओ में मुद्दा चला गया था। यूएनओ ने सीज फायर की घोषणा की, युद्ध को रोक दिया, सेनाओं को वहीं स्थिर कर दिया और सेनाओं को क्या कहा, आप वापस चले जाइए, जनमत संग्रह होगा। सेनाएं वापस नहीं गई, जनमत संग्रह नहीं हुआ। सेनाओं ने जितना एरिया लिया था वो उतना एरिया वहीं तक रह गया। मतलब भारतीय सेना कश्मीर में जितने एरिया तक उनको पीछे खदेड़ पाई, वहां तक के एरिया तो हमारे पास ही था। और वो जो घुसपैठिए कश्मीर में घुस आए थे, तो जितना एरिया उन लोगों ने ले रखा था उस एरिया को, हालांकि कश्मीर भारत में विलय हो चुका है इसलिए हम वो भारत का ही अंग मानते हैं, है ना, पर वो लोग क्या करें कि वो वहां से वापस खुद नहीं गए, ठीक है, वापस नहीं गए और यूएनओ की घोषणा के अनुसार हम भी उनको पीछे नहीं कर पाए और वो खुद वापस गए नहीं। तो ये जो एरिया है हम इसको कहते हैं पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर है, ये भारत का ही अभिन्न अंग, ठीक है। और इसको पाकिस्तान क्या कहता है, आजाद कश्मीर, ठीक है। तो पीओके का भी क्लियर हो गया है क्योंकि वो ये जो विलय की स्थिति है वहीं से पनपा है, ठीक है ना। और अगर यूएनओ में मुद्दा नहीं जाता तो शायद ये भी नहीं होता, जो अभी मैंने पहले कहा कि हमारी सेनाएं बहुत आगे तक जाती है और कश्मीर तो पूरा मुक्त करा के हम ले ही लेते, है ना, पर वो तटस्थ, वो रुकने की स्थिति हो गई, सीज फायर की कंडीशन हो गई, तो उस समय में जो पाकिस्तानी घुसपैठियों का जो एरिया था वो उनके पास रह गया और बाकी हमने ले लिया, तो हमारे पास तो कश्मीर है ही, पर जिस पर अभी तक हम पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए, भारतीय अंग जो है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान उसे आजाद कश्मीर कहता है। जूनागढ़ की, हाँ, जूनागढ़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जूनागढ़ जो था ना वो यहाँ समुद्र से पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। उसने तर्क भी यही दिया कि भाई हम पाकिस्तान से समुद्र से जुड़े हुए हैं तो हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। जूनागढ़ का जो शासक था वो था मोहम्मद महाबत खान जी, मुसलमान, जनता थी लगभग 80% हिंदू। अब स्थिति स्पष्ट है, शासक तो चाहता है पाकिस्तान में मिलना, जनता चाहती है हिंदुस्तान में मिलना। जूनागढ़ को पाकिस्तान का पूरा समर्थन था, उसके शासक को, है ना। तो जूनागढ़ के शासक ने घोषणा कर दी कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। हालांकि नेहरू जी ने इसका पुरजोर विरोध किया क्योंकि क्लियर था जब हिंदुस्तान, वहां बहुसंख्यक हिंदू हैं तो सांप्रदायिकता की जो हिंसाग्रस्त वारदातें हैं वो सब वहां हो जाएगी, है ना। तो नेहरू जी ने कहा कि यहाँ हिंदू हैं, बहुसंख्यक हिंदू है, तो ये रियासत तो भारत में ही मिलनी चाहिए। पर उस नवाब ने घोषणा कर दी और कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। इस घोषणा से क्या हुआ कि जूनागढ़ के अधीन जो छोटी रियासतें ही कह सकते हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी रियासतें थी जूनागढ़ के अधीन, मंगरोल और बाबरियावाड़, इन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, है ना। इस वजह से जूनागढ़ ने सेना भेजकर इनको पूरी तरह से कब्जे में कर लिया। इन्होंने भारत सरकार से मांग की, मदद की। भारत सरकार ने सेना भेजकर इन्हें मुक्त करा दिया, है ना। और इस परिस्थिति को देखते हुए नवाब साहब पाकिस्तान भाग गए क्योंकि उन्हें स्थिति स्पष्ट आ चुकी थी, जनता उनके पक्ष में नहीं है और भारत का सैन्य बल उनके अधीन 2 राज्यों को मुक्त करा चुका है, तो वो भाग गए पाकिस्तान। अब जूनागढ़ हो गया नवाब विहीन। ऐसी स्थिति में 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ की जो अदालत थी उसने भारत सरकार को आमंत्रित किया वहां पर शासन करने के लिए, है ना। और वहां के दीवान थे सर शाहनवाज भुट्टो। ये वही सर शाहनवाज भुट्टो हैं जो जुल्फी अलीकर भुट्टो के पिता हैं और बेनजीर भुट्टो के दादा हैं। इन्होंने भी यही कहा कि नवाब है नहीं तो अब भारत सरकार यहाँ शासन कर सकती है। भारत सरकार ने वहां जनमत संग्रह कराया। विलय किस चीज से हुआ? जनमत संग्रह से, है ना। और जनमत संग्रह भारत के पक्ष में हुआ। 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। अब ये भारतीय एरिया निश्चित हो गया। क्लियर? चलिए, जूनागढ़ का भी क्लियर हो चुका है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पढ़ लेते हैं हैदराबाद। हैदराबाद सुनते बड़ा शाही अंदाज महसूस होता है। देखिए, हैदराबाद पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में, अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए वहां के नवाब जाने जाते थे। बहुत पैसे वाली रियासत थी,
बहुत बड़ा क्षेत्र भी था इस रियासत के पास। यहाँ तक कि हैदराबाद रियासत ने पाकिस्तान को भी कर्जा दिया था, है ना। और हैदराबाद रियासत का नवाब पाकिस्तान की सरपरस्ती में था। हैदराबाद रियासत भारत में नहीं मिलना चाहती थी, नवाब उसमें नहीं मिलना चाहते थे। नवाब कौन थे? निजाम कहा जाता था उनको, ठीक है। मीर उस्मान अली, मीर उस्मान अली निजाम हैदराबाद के थे, ठीक है। तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हालांकि वो पूरी तरह पाकिस्तान की सरपरस्ती में थे, है ना। मतलब आप सोच के देखो स्थिति, ये यहाँ है, अब ये स्वतंत्र है या पाकिस्तान के अंडर है, क्या स्थिति होगी? बहुत भयानक। जब हम कश्मीर में इतना आतंकवाद झेल चुके हैं जो बॉर्डर पे है, तो यहाँ क्या स्थिति होती है आप खुद सोचिए, भयावह स्थिति होती। उस समय भी कुछ ऐसा हुआ, उस समय बहुत हिंसक वारदातें होने लगी, क्योंकि वहां की सेना में और प्रशासन में मुस्लिमों का दबदबा था। तो बहुत कट्टरपंथी लोगों ने बहुत हिंसा का माहौल फैलाया। निजाम ने भी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए विदेशों से हथियारों का आयात शुरू कर दिया। निजाम ने यूएनओ में जाने की धमकी भी दे दी और क्लियर कर दिया कि मैं भारत में नहीं मिलूंगा और मैं स्वतंत्र रियासत रहूंगा। पर पटेल जी को क्लियर था कि अगर हैदराबाद स्वतंत्र रहता है, पाकिस्तान के अधीनस्थ रहता है, तो क्या स्थिति होगी। पटेल जी ने कहा कि भारत के पेट में कैंसर के समान हो जाएगा हैदराबाद अगर वो भारत में नहीं मिला, और ये कैंसर पूरे भारत को खा सकता है ना। इसलिए हमें हैदराबाद को भारत में विलय कराना ही होगा। हिंसक वारदातें बढ़ने लगी। हैदराबाद से जाने वाली हिंदू तीर्थयात्रियों की ट्रेनों को मारकर हिंसा की गई, कई विषम परिस्थितियां बन गई, बाहर से हथियार आने लगे, है ना। इन सभी परिस्थितियों के कारण पटेल जी कुछ ठोस कदम उठाना चाहते थे, क्योंकि समझाइश से तो कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा था। निजाम क्लियर कर चुका था और निजाम तो कई रिएक्शंस दे चुका था, यूएनओ में जाने की कोशिश कर रहा है, हथियार ला रहा है और खुद को मजबूत कर रहा है, और हिंसाजनक स्थिति पैदा हो रही थी। अब इस बीच में 11 सितंबर 1948 को जिन्ना जी की मौत हो गई, पाकिस्तान के गवर्नर। भाई दिमाग तो उन्हीं का चल रहा था। पटेल जी ने मौके का फायदा उठाया और ऑपरेशन पोलो कर दिया। ऑपरेशन पोलो, इसके तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था, है ना। पटेल जी ने क्या करा कि 13 से 18 सितंबर 1948 के अंदर भारतीय सेना को हैदराबाद भेज दिया। अच्छा, इसका नाम ऑपरेशन पोलो क्यों रखा गया? उस समय दुनिया में सबसे ज्यादा पोलो के मैदान लगभग 17 थे, हैदराबाद में थे, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया। अब ऑपरेशन पोलो के तहत वहां सेना गई और 18 सितंबर तक ये स्थिति हो गई कि निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि उसे क्लियर था, तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया। और इस आत्मसमर्पण से भारत सरकार ने हैदराबाद को भारत में मिला लिया और निजाम को पुरस्कृत करके वहां का गवर्नर बना दिया। एक चीज और, चूंकि यूएनओ तक ये बात पहुंच चुकी थी, अंतर्राष्ट्रीय देशों का जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान हैदराबाद पे था, तो हम ये नहीं कह सकते थे कि हमने सैन्य कार्यवाही की है, क्योंकि भारत के अंदर सैन्य कार्यवाही होने का मतलब है कि वो भारत का एरिया नहीं था, है ना। तो इसे पुलिस कार्यवाही का नाम दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को क्या बताया गया था कि यहाँ पुलिस कार्यवाही हुई है, हिंसा की स्थिति बन गई थी, इस वजह से शांतिपूर्ण स्थिति लाने के लिए। तो इस तरह से हैदराबाद भारत में विलय हो गया। देखिए, सच में लौह पुरुष ने साबित कर दिया कि वो लौह पुरुष हैं। कितनी चैलेंजिंग कंडीशंस थी, पर उन्होंने अखंड भारत बनाया और 565 रियासतों को भारत में मिला लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम राज्यों के पुनर्गठन की बात करेंगे। उस समय के राज्यों से लेके अब तक कितने नए राज्य बन गए, कैसे कैसे बने, इनकी बात करेंगे। गोवा, पुदुचेरी किस तरह से भारत में आया, इसकी बात करेंगे। थैंक यू, आपने ये वीडियो देखा। प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।